वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। सब मेरा नाम है कीर्ति। सो गाइस, हमने जो 500 एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट की है, तो यहाँ पर सीरीज सेकंड है और साथ ही साथ मैंने एम्स नॉरसेट के लिए अलग से सेपरेटली एटलीस्ट 20 वीडियो है जो आपको पब्लिश कर दिए होंगे आपके लिए इसी चैनल पर। एम्स के जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम की प्लेलिस्ट है उसमें आपके लिए पूरे जो अभी मैंने रिसेंट में पब्लिश किए और पुराने जितने भी एम्स के पेपर थे वो सभी उसमें मिल जाएंगे, तो आप उसको जाके एक बार ज़रूर विजिट कीजिए एग्ज़ाम देने के पहले। स्पेशली जो एम्स के प्रीवियस ईयर पेपर हैं 5 साल के, यदि इस चैनल पे आपको नहीं मिलते, कहीं से भी मिलते हैं, तो आप पिछले 5 साल के एम्स के एक बार जहाँ भी एम्स में पेपर हुए हैं नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट के लिए उनको एक बार ज़रूर चेक कर लेना एग्ज़ाम देने के पहले। तो गाइज यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे सीरीज सेकंड। फर्स्ट सीरीज में हमने टोटल 20+ क्वेश्चन पढ़े थे, सेकंड सीरीज है इसमें भी 20+ क्वेश्चन है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर प्रेस करना ताकि जब भी वीडियो पब्लिश करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप लोग वीडियो को है जो देख सकें। और साथ ही साथ जनरल नॉलेज और करंट अफेयर से लेके भी आपको 20 नंबर के क्वेश्चन आने वाले। नर्सिंग के 180 एमसीक्यूज रहेंगे, बाकी 20 क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे जो 20 नंबर के, उनमें आपके लिए जीके, जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स और जो रीजनिंग एप्टीट्यूड ये सभी चीज़ें आएंगी। तो आप उसको देखने के लिए मेरा सेकंड चैनल है उस पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नोन एज बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर? कौन सी डिसीज को बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर कोलेरा, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस और डी लेप्रोसी। तो यहाँ पर दो चीज़ें आपके लिए मैं क्लियर कर दूं। तो लेप्रोसी के लिए तो स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी के नाम से भी जाना जाता है, स्टिग्मा ऑफ सोसाइटी। यहाँ पर पूछा है बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर किस डिसीज को कहा जाता है, तो वो है ट्यूबरक्लोसिस। और इसके लिए ऐसा क्यों कहा जाता है बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर? क्योंकि ये जनरली लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप को ही अफेक्ट करता है। ट्यूबरक्लोसिस की कंडीशन जिनमें लैक ऑफ अवेयरनेस, हेल्थ एजुकेशन को लेके, माल न्यूट्रिशन, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइजन और जो ओल्ड ट्रेडिशन के लोग हैं जनरली, तो उन्हीं लोगों को ज़्यादा तरीके से अफेक्ट करता है। तो इसीलिए इस डिसीज को क्या कहा गया है? बैरोमीटर ऑफ सोशल वेलफेयर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द कवर अमाउंट फॉर फुल डिसेबिलिटी इन प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना? 2015 में हमारे इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, उन्होंने एक योजना लॉन्च की थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो एक्सीडेंटल जो योजना थी, एक्सीडेंट वालों के लिए योजना बनाई गई थी। तो यदि फुल डिसेबिलिटी होती है तो उसका कवर अमाउंट कितना रहेगा इस योजना के तहत? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख और डी है यहाँ पर 4 लाख। ये क्वेश्चन एम्स जोधपुर में आ चुका है। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत यदि फुल डिसेबिलिटी होती है किसी भी एक्सीडेंट में तो पूरा कवर अप होगा, अमाउंट का होगा 2 लाख रुपए। और योजना कब लॉन्च की गई थी? 9 मई 2015 को। जो हमारे पूर्व फाइनेंस मिनिस्टर थे अरुण जेटली, अभी तो उनकी डेथ हो गई है, तो जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पर लेट अरुण जेटली, फरवरी 2015 में उन्होंने जो बजट पेश किया था उसमें इन्होंने इस योजना के बारे में बताया था। बट जो फॉर्मली योजना है जो कब लॉन्च हो गई थी? 9 मई 2015 को। तो इसमें जो फुल डिसेबिलिटी लोगों के लिए कवर अप अमाउंट रखा गया है वो है 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ न्यू केसेस अकरिंग इन अ डिफाइंड पॉपुलेशन ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, इट इज नोन एज। किसी डिसीज के न्यू केस का होना एक डिफाइंड पॉपुलेशन में और एक पीरियड ऑफ टाइम, स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम में, एक कंडीशन क्या कहलाएगी? इंसिडेंस, प्रेवलेंस पीरियड, पॉइंट प्रेवलेंस और डी ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि न्यू केस हो रहे हैं किसी डिफाइंड पॉपुलेशन में स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो क्या कहलाएंगे? इंसिडेंस। यदि यहाँ पर ये हो तो न्यू केस है और प्लस ओल्ड केस हो रहे हैं किसी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन में एक पीरियड ऑफ टाइम में, तब कहलाते वो प्रेवलेंस। बट यहाँ पर न्यू केस की बस बात की है इन्होंने, तो क्या है? इंसिडेंस। हियर इज द राइट आंसर इज ए, इंसिडेंस। नेक्स्ट इज मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ पोलियो इन्फेक्शन इज। तो जो पोलियो इन्फेक्शन है उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मोड ऑफ स्प्रेड क्या है? थ्रू द वेक्टर्स, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, फीको ओरल रूट और डी थ्रू द ब्लड। तो जनरली जो
पोलियो इन्फेक्शन है वो फीको ओरल रूट के थ्रू होता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, फीको ओरल रूट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो हर साल है जो 1 महीने के लिए एंटी मलेरिया मंथ भी माना जाता है, तो वो कौन सा मंथ है? ऑप्शन है यहाँ पर दिसंबर, जनवरी, मई एंड डी है यहाँ पर जून। तो हर साल है जो एंटी मलेरिया मंथ माना जाता है अवेयरनेस फैलाने के लिए कि किस तरीके से हम जो मॉस्किटो की ब्रीडिंग है उसको स्टॉप कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए हर साल जून के लिए एंटी मलेरिया मंथ के रूप में है जो ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें लोगों को सिखाया जाता है कि मॉस्किटो की ब्रीडिंग को कैसे प्रिवेंट करें, कैसे वाटर को एक जगह इकट्ठा नहीं करना है, वो सभी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। तो एंटी मलेरिया मंथ कब मनाया जाता है? हर साल जून में। नेक्स्ट इज ड्रग किट बी इज गिवन एट। तो दो तरीके की किट दी जाती है, एक तो किट ए और दूसरी है किट बी। तो किट बी कहाँ पर दी जाती है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर या फिर एफआरयू लेवल। तो जनरली ड्रग किट बी दी जाती है, वो दी जाती है सब सेंटर में। दोनों तरीके की किट सब सेंटर में दी जाती है, किट ए एंड किट बी। यहाँ पर आपके लिए एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन और इन किट से बन सकते हैं कि ये किट ए और किट बी दी तो सब सेंटर में जाती हैं, बट इनकी जो ड्रग है किस किट में क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या सब्सटेंस है जो प्रेजेंट रहेंगे। तो जो ड्रग किट ए है सब सेंटर में दी जाती है, उसमें ORS, आयरन फॉलिक एसिड की लार्ज और स्मॉल टैबलेट होती है, विटामिन ए सोल्यूशन और टैबलेट कॉट्रिमो एक्सोल। तो ये इतने आपके लिए किट ए के नाम याद रखने हैं कि सब सेंटर में जो ड्रग किट दी जा रही है किट ए, उसमें इतनी चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। किट बी दी जाएगी सब सेंटर में, इसमें 9 चीज़ें प्रेजेंट रहेंगी। टैबलेट पैरासीटामोल, मिथाइल एर्गोमेट्रिन, मेवेंडाजोल, डाइसाइक्लोमाइन, ऑइंटमेंट प्रोडिवन आँखों के लिए दिया जाएगा, सेट्रीमाइड, कॉटन बैंडेज और एब्जॉर्बेंट कॉटन। तो ये 9 आइटम्स हैं जो किस में दिए जाएंगे? ड्रग किट बी में। सब सेंटर के लिए ही दोनों किट दी जाएंगी, तो इनकी आपको आइटम्स और ड्रग के नाम याद रखने हैं। क्वांटिटी याद रहे या नहीं, बट आइटम्स जरूर याद रखना। नेक्स्ट, टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। जो वाटर में टेम्पररी तरीके से हार्डनेस रहेगी वो किसकी प्रेजेंस के कारण रहेगी? ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सल्फेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम नाइट्रेट, और डी है यहाँ पर ऑल ऑफ दी अबव। इन सभी चीज़ों के कारण जो टेम्पररी हार्डनेस रहती है वाटर में, बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? बी, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, जिसके कारण वाटर में क्या रहेगी? टेम्पररी हार्डनेस प्रेजेंट रहेगी। नेक्स्ट इज हाउ मच क्लोरीन इज रिक्वायर्ड टू डिसइंफेक्ट फॉर 20 लीटर ऑफ वाटर। तो 20 लीटर पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए टोटल 0.5 ग्राम क्लोरीन की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज लो प्रोजेस्ट्रॉन लेवल कैन बी सीन इन। तो प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल है वो किस कंडीशन में कम देखने को मिलेगा? ऑप्शन है यहाँ पर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एंटीपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, डी है यहाँ पर मल्टीपल जेस्टेशन। जनरली प्रोजेस्ट्रॉन का जो लेवल है वो देखने को मिलेगा एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। बाकी इन कंडीशन में जो इसका लेवल किसी में कम रहेगा, किसी में ज़्यादा रहेगा, किसी में एक कांस्टेंट लेवल पर रहेगा, बट प्रोजेस्ट्रॉन लेवल है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में बहुत कम हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ए, एक्टोपिक प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इज पेन इन काफ ऑन डॉर्सी फ्लेक्शन ऑफ द फूट। जब भी हम अपने फूट को डॉर्सी फ्लेक्शन रेंज में घुमाएंगे तो काफ में जो काफ मसल्स हैं यहाँ पर उसमें पेन होगा, हॉमन साइन जिसको कहा जाता है। तो ये किस डिसीज की तरफ इशारा करेगा? किसका सिम्टम है? एन्यूरिज्म, सेल्यूलाइटिस, लिम्फेडीमा, एंड डी है यहाँ पर थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। तो हॉमन साइन है जनरली जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन में देखने को मिलता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। ये देखिए यहाँ पर जो थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस की कंडीशन है, थ्रोम्बस और क्लॉट फॉर्मेशन के कारण वेन में क्या देखने को मिलेगा? इन्फेक्शन रहेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो यही साइन जो एक देखने को मिलेगा, जो यदि डॉर्सी फ्लेक्शन रेंज में हम अपना पैर घुमाएंगे तो यहाँ पर जो काफ मसल्स है यहाँ पर पेन होगा। तो ये कौन सा साइन होगा? हॉमन साइन। और किस में देखने को मिलता है? थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस में। नेक्स्ट इज
A client is suffering from diabetes mellitus. Which of the following symptom indicate hyperglycemia? एक पेशेंट है, उसको डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन है, तो किस सिम्टम से पता चलेगा कि हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है? ऑप्शन है यहाँ पर डाइफोरेसिस, डिजीनेस, हंगर, हेडेक, ब्लड विजन एंड नोजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया। तो जब भी आप कोई सा भी नर्सिंग एग्जाम देने बैठे वहाँ पर क्वेश्चन जो ऑप्शन रहे उनमें 3P सिम्टम रहे, मतलब कि पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, तो आप उसको आंखें बंद करके भी मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों की पॉइंट सिम्टम किसके हैं? हाइपरग्लाइसीमिया और डायबिटीज मेलाइटिस के। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा सी, पॉलीयूरिया, बार बार यूरिन जाना, पॉलीफेजिया एंड पॉलीडिप्सिया। नेक्स्ट इज which of the following tube is used to manage upper gastrointestinal hemorrhage due to esophageal varices? इस क्वेश्चन को लेके मैं कई बार आपके लिए बहुत सारे पॉइंट्स बता चुकी हूँ कि कौन सी ट्यूब यूज होती है, वो भी मैं आपके लिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि कौन सी ट्यूब है जो यूज की जाएगी यदि अपर जीआई हेमरेज हुआ है इसोफेगल वेरिसेस के कारण। ऑप्शन है यहाँ पर टी ट्यूब, पेनरोज ड्रेन, ईटी ट्यूब और सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। तो यहाँ पर जो ट्यूब यूज की जाएगी, अपर जीआई हेमरेज हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसके लिए जो ट्यूब यूज होगी वो होगी सेंगस्टन ब्लैकमोर ट्यूब। ये ट्यूब यहाँ पे देखिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। यहाँ पर बीच में बलून जैसा शेप भी है, गैस्ट्रिक बलून है। तो आपके लिए ट्यूब याद रखनी, हो सकता है आपको एग्जाम में क्वेश्चन ए ना के ट्यूब दे दें, पूछें कि ये क्या है, तो आपको इसका नाम भी याद रखना है, सेंगस्टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। यदि अपर जीआई ट्रैक्ट में ब्लीडिंग होती है किसी भी कंडीशन के कारण तो उस टाइम पर यूज की जाएगी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी? यदि बॉडी में ओवरडोज है जो हो जाएगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी की कंडीशन होती है, तो उसका एंटीडोट है जो क्या दिया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर कैल्शियम ग्लूकोनेट, नैलोक्सोन, विटामिन के एंड डी, नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो जो मैग्नीशियम टॉक्सिसिटी में दिया जाएगा एंटीडोट वो कैल्शियम ग्लूकोनेट। एंटीडोट को लेके भी आपको इसी चैनल पे बहुत सारे 2 या 3 सेपरेट वीडियो मिलेंगे, तो आप वो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट इज पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड स्पोकन बाय अनदर पर्सन इज नोन एज। साइकेट्रिक का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। यदि किसी की कुछ भी बात सुन के कोई सामने वाला वही बात रिपीट करे, जो लोकल लैंग्वेज में कहते हैं तोते जैसा बोलना, सेम वही यहाँ पर पैरेट लाइक रिपीटेशन, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी? नियोलोगिज्म, डिस्कैलकुलिया, ईगोपायरेक्सिया एंड इकोलेलिया। तो जो पैरेट लाइक रिपीटेशन ऑफ वर्ड रहेगा किसी दूसरों के द्वारा बोला जाए तो वो होगा इकोलेलिया। द राइट आंसर इज डी, इकोलेलिया। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग माइंड इज एसोसिएटेड विथ प्रैक्टिकल रियलिटी? यहाँ पर कौन सा जो माइंड है प्रैक्टिकल रियलिटी से एसोसिएट करेगा? जनरली थ्री पॉइंट्स होते हैं इसमें, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। तो यहाँ पर प्रैक्टिकल बेस्ड रियलिटी पूछी है तो उसमें ईगो है जो हमारा काम करेगा, तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी, ईगो। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर पैसिव इम्यूनाइजेशन? तो पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या यूज किया जाएगा? किल्ड वैक्सीन, टॉक्सॉइड, लाइव अटेन्यूएटेड वैक्सीन, ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। मैंने आपको सुबह जो एक वीडियो पब्लिश किया था उसमें गामा ग्लोबुलिन बताया था, तो ये वही है सेम क्वेश्चन कि पैसिव इम्यूनाइजेशन के लिए क्या यूज करेंगे, तो वो होगा ह्यूमन एंड एनिमल सेरा। नेक्स्ट इज वर्टिगो इज ड्यू टू द प्रॉब्लम इन? तो वर्टिगो है जो किसके कारण, किस पार्ट में कान के प्रॉब्लम हो रही है, इसके कारण वर्टिगो की प्रॉब्लम है जो हो रही है। मिडिल ईयर, एक्सटर्नल ईयर, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन और डी है यहाँ पर इनर ईयर। तो जो वेस्टिबो कोक्लियर नर्व रहती है जनरली हमारी, वो इनर ईयर में प्रेजेंट रहती है। इसी के कारण यदि उसमें कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो वर्टिगो, फेंटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिलेगी आपको। इसीलिए वर्टिगो की कंडीशन यदि इनर ईयर में कुछ भी प्रॉब्लम है तो उसके कारण वर्टिगो आपको देखने को मिलेगा। तो इसीलिए यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? डी, इनर ईयर। नेक्स्ट इज सर्जिकल रिपेयर ऑफ हर्निया। हर्निया के लिए सर्जिकल रूट के थ्रू रिपेयर किया जाना है तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? लेप्रोस्कोपी,
फिस्टुलेक्टोमी, हर्नियोक्टोमी और हर्नियोरेफी। तो जब भी वर्ड रेफी प्रेजेंट आए मतलब कि कुछ रिपेयर किया जाना है। टॉमी का मतलब होगा कि कट किया जाना है, स्कोपी का मतलब होगा कुछ विजुअलाइज किया जाना है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? डी, हर्नियोरेफी। क्योंकि जहाँ पर भी रेफी वर्ड प्रेजेंट रहेगा मतलब कुछ रिपेयर किया जाना है, सुधारा जाना है सर्जरी के थ्रू। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा डी, हर्नियोरेफी। नेक्स्ट इज द पर्पस ऑफ डीप पाल्पेशन इज टू असिस्ट। जब पाल्पेशन किया जाता है तो डॉक्टर्स हैं डीप प्रेस करके क्या करते हैं? पाल्पेट करते हैं। किसके लिए करते हैं? स्किन टर्गर चेक करने, टेम्परेचर के लिए, हाइड्रेशन के लिए, या फिर डी ऑर्गन्स चेक करने के लिए। तो डीप पाल्पेशन का जो पर्पस होता है वो होता है ऑर्गन्स को असिस्ट करना। सो हियर इज द राइट आंसर इज डी, ऑर्गन्स। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर इंट्राडर्मल इंजेक्शन टू बी यूज्ड फॉर टेस्टिंग एलर्जिक रिएक्शन। आपको ये पता है कि किसी भी मेडिसिन की जो एलर्जिक रिएक्शन टेस्ट करना हो, कुछ भी ऐसे एलर्जिक रिएक्शन की टेस्टिंग की जानी हो तो हमेशा इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इंट्राडर्मल रूट का यूज़ किया जाता है। तो इसका यूज़ क्यों किया जाता है इंट्राडर्मल रूट का? ऑप्शन है यहाँ पर इट इज़ इजी टू एडमिनिस्टर, इट डिफ्यूज रैपिडली, इट डिफ्यूज स्लोली एंड इट इज़ लेस पेनफुल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, इट डिफ्यूज स्लोली। कि हमें किसी भी मेडिसिन का कुछ भी एलर्जिक रिएक्शन के लिए टेस्टिंग करनी है तो ये बहुत ही स्लो डिफ्यूज़ होगी बॉडी में। यदि कुछ प्रॉब्लम्स भी होगी तो उसको बहुत स्लोली डिफ्यूज़ होने के कारण हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। यदि कुछ और रूट से करेंगे तो बहुत फास्ट डिफ्यूज़न होगा जिसके कारण हम ट्रीट भी नहीं कर पाएंगे उस केस में। तो इसीलिए इंट्राडर्मल रूट का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा? सी, इट डिफ्यूज स्लोली। नेक्स्ट इज A nurse should monitor intake and output during oxytocin administration because the drug। तो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन यदि कोई नर्स एडमिनिस्टर कर रही है तो इनटेक और आउटपुट के लिए बार बार चेक करेगी। तो वो बार बार चेक क्यों करेगी? इंक्रीज थर्स्ट के लिए, इंड्यूस डायरेटिक इफेक्ट्स, कॉज टॉक्सिसिटी ऑफ किडनी एंड डी कॉज वाटर रिटेंशन। तो जो ऑक्सीटोसिन मेडिसिन रहेंगी क्या करती हैं? वाटर रिटेंशन का कारण बन सकती हैं। इसीलिए बार बार जो नर्स है क्या करेंगी? वाटर इंटॉक्सिकेशन की कंडीशन क्रिएट करेंगी जो ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन मेडिसिन है। इसीलिए बार बार एक नर्स क्या करेगी? इनटेक और आउटपुट के लिए बार बार चेक करेगी। क्योंकि ऑक्सीटोसिन में क्या होता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन सिमिलर अमाउंट से प्रेजेंट होते हैं, इनको हम वैसोप्रेसिन कहते हैं। इसीलिए है जो बार बार वाटर इंटॉक्सिकेशन के कारण क्या करना पड़ता है? इनटेक और आउटपुट को बार बार चेक करना पड़ेगा यदि हम किसी भी पेशेंट को ऑक्सीटोसिन और पिटोसिन एडमिनिस्टर करते हैं तो। नेक्स्ट इज स्वे बैक अपीयरेंस इज सीन इन अ चाइल्ड विथ। तो स्वे बैक अपीयरेंस एक इस तरीके के बच्चों में देखने को मिलेगा। बच्चों को काइफोसिस होगा, लॉर्डोसिस होगा, टेलीपेज हो गया या फिर डी, ऑल ऑफ दी अबव, सभी कंडीशंस हो गई। तो जो स्वे बैक अपीयरेंस है उनमें देखने को मिलेगा जिनमें लॉर्डोसिस की कंडीशन हो। ये देखिए यहाँ पर यदि स्वे बैक में क्या रहेगा? थोड़ा पीछे की तरफ झुके हुए रहेंगे। जो वर्टिब्रा है लोअर बैक कर्व की तरफ क्या रहेगी? इनवर्ड रहेगी मोर देन नॉर्मल के कंपैरिजन में। और लंबर लॉर्डोसिस, थोरेसिक काइफोसिस और फॉरवर्ड हेड। तो ये सभी क्या है? पोस्टरल प्रॉब्लम है। जिन भी बच्चों को लॉर्डोसिस की कंडीशन उनमें स्वे बैक अपीयरेंस देखने को मिलेगा। आप इमेज याद रखिए, जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट पूछ लें कि स्वे बैक अपीयरेंस क्या है, किस तरीके के बच्चों में हो सकता है आपको इमेज दे दें और पूछें कि ये किस तरीके का साइन है। सो गाइज ये थे यहाँ पर टोटल 22 क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, जब तक के लिए बाय बाय।